हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग कल हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़े थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि एक घर में एक माँ और उसका एक बच्चा रहता था। और उन दोनों की स्थिति ऐसी थी कि माँ डेली काम करने जाती थी तो घर का गुजारा चलता था, और माँ किसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। लेकिन बच्चा क्या कर रहा था कि बच्चा घर पर रहता था और खेलता रहता था दिन भर। और बगल में जो पड़ोसी थे उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि उनकी स्थिति इनसे ज़्यादा ठीक थी। लेकिन माँ जब काम करके आती तो अपने बच्चे को समझाती कि बच्चे पढ़ लिया करो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो हम लोगों की स्थिति सही नहीं होगी। लेकिन बच्चा मानता नहीं, बच्चा उन्हीं के पास फिर चला जाता और उनके बच्चों के साथ खेलता-कूदता रहता था। धीरे-धीरे समय बीतता रहा, एक टाइम ऐसा आया कि माँ एक दिन बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो ऐसी स्थिति में आ गई कि घर को शाम को खाने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि माँ डेली काम करने जाती थी तो वहाँ से कुछ व्यवस्था करके लाती थी जिससे घर का रोज़मर्रा चलता था और घर के शाम का पेट भरता था, और किसी तरीके से बच्चे को पढ़ा भी रही थी। तो जब बीमार पड़ गई तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि बच्चा भी भूखा रहने लगा। तब तब जाके बच्चे को समझ में आया कि माँ क्या कहती थी, कि पढ़ना है कि नहीं? क्योंकि जब उस समय माँ बीमार हुई तो वो अपने पड़ोसियों के पास गया और पैसा माँगा तो पड़ोसियों ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। तो उस स्थिति में उसे समझ में आया कि हाँ, माँ सच कह रही थी कि अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज सच में कुछ न कुछ ज़रूर होता। तो बस यही आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि हम लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग जिस दिन कलम रोक दिए, उस दिन मान के चलिए कि हम लोगों की स्थिति जितनी है उससे नीचे ही जाएगी, उससे ऊपर जाने वाली नहीं है। इसलिए मिडिल क्लास के हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोगों को अपनी कलम रोकनी नहीं है, बल्कि हम लोगों को अपनी कलम बढ़ानी है। दैट इज़ हमें डेली पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र हम लोगों का साधन है जिससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए और इन बातों को थोड़ा-सा सोचिए कि क्या है, और उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ठीक है, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज़ 3.2। एक्सरसाइज़ 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कल का रिकॉल करते हैं। रिकॉल करते हैं, कल एक गलती हो गई थी थोड़ी, उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ। गलती ये हो गई थी कि हम लोग जो जनरल इक्वेशन देखे थे, जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस C1 होगा इज इक्वल टू 0, इक्वल टू C1 नहीं होगा। एंड A2x प्लस B2y इज प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर जो कि हम लोग का ये सही है, ये सही नहीं है जो हम लोग कल दिखे थे। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ये सही नहीं है, ये गलत है, जबकि ये सही है। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म ये हो जाएगा। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म ये हो जाएगा, इसलिए ये सही हुआ। ठीक। अब उसके बाद कल हम लोग क्या देखे थे? ग्राफिकल मेथड देखे थे। तो ग्राफिकल मेथड क्या है भाई? ग्राफिकल मेथड ये है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग ये देखे थे, ग्राफिकल मेथड में ये देखे थे कि ग्राफिकल मेथड ग्राफिकली मेथड में क्या देखे थे हम लोग, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें क्या प्राप्त होता है, उसमें एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग क्या कमेंट किए थे कि जब टू लाइंस आपस में क्या करें, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करें, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती थी तो क्या होता था, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता था। क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन। दैट इज क्या हो जाता था? यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता था। और जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता था तो इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन थी a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2, a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। अच्छा, इसमें क्या हमें कोई एक सॉल्यूशन मिला क्या? हाँ, सॉल्यूशन मिल गया। तो जब सॉल्यूशन मिल गया इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यही दो लाइन आपस में क्या करे, दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, अगर पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो गई, इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिला था। कैसे, क्योंकि क्या ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है क्या जिस पर दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, जहां पर दोनों जो इक्वेशन है उसका कोऑर्डिनेट सेम हो, ऐसी हमें कोई वैल्यू नहीं दिखी थी, इसलिए ये क्या हुआ, नो सोल्यूशन। इस कंडीशन में हमको क्या मिला था, नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन था, जिसके लिए कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, c1 बाई c2। इसको क्या कर दिए थे हम, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, CNSTITA, टी, हाँ, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, जब मान लीजिए दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाए, दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट, अगर कोई इंसिडेंट हो गए तो क्या हो गया, हमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर चेक किए तो क्या दोनों का सोल्यूशन सेम मिला, हाँ, यहाँ पर चेक किए तो भी मिल जाता है, यहाँ पर तो भी, दैट इज हमें इस कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिला था, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अच्छा, यहाँ पर क्या हमें सोल्यूशन मिला क्या, अब वो चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, उससे मतलब नहीं है। अब हमें अगर सोल्यूशन मिल गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोग कल देख लिए थे इतना। अब हम लोग बढ़ते हैं आज नए टॉपिक पर। अब नया टॉपिक क्या है, पहला हम लोग कल ग्राफिकल मेथड देख लिए थे, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को, टू मतलब लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो इसके एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, आप लोग भी जब आइए क्लास में तो उसके पहले लेक्चर का जो है आप लोग एक बार रिवीजन करके आइए, क्योंकि रिवीजन करके आएंगे तभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने में मजा आता है। तो हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले हमें पिछला टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक एक ना एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड आज दूसरा टॉपिक है। अलजेब्रिक मेथड किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के लिए। तो अगर हमें मान लीजिए टू लीनियर मतलब टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, अब लीनियर इक्वेशन का अगर हमें कोई पेयर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का मेथड पूछे तो हम कितना बताएंगे, दो। कौन कौन, एक पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोग कल पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, और अलजेब्रिक मेथड आज पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड आज पढ़ेंगे। अब अलजेब्रिक मेथड होता क्या है भाई, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, कि अलजेब्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अलजेब्रिक मेथड एक प्रकार का मेथड ही है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज करके इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अलजेब्रिक मेथड एक प्रकार का मेथड है जिसमें हम अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दैट इज अलजेब्रिक मेथड, algebraic method is a method, algebraic method in a method is a method in which algebraic in which algebraic operation like addition, subtraction, ठीक, डिवीजन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन, ठीक,
मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड एक प्रकार का मेथड ही है जिसमें हम अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक इतना यूज यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन, यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन, यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, linear equation of two variable, linear equation of two variable। अलजेब्रिक मेथड एक प्रकार का मेथड है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल वाला होता है उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अच्छा, हम लोग कल पढ़े थे ग्राफिकल मेथड, तो हम लोग को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करें? क्या हम लोगों से ग्राफिकल मेथड सॉल्व नहीं हो रहा था क्या? अच्छा, हम लोग आइए देखते हैं क्यों इसका यूज की भाई पड़ी। तो इसका यूज इसलिए पड़ा क्योंकि अगर मान लीजिए हमको जो पॉइंट्स है अगर उसका कोऑर्डिनेट अगर हमें नॉन इंटीजर दे दिया जाए, अगर हमें नॉन इंटीजर दे दिया जाए तब के केस में हम अलजेब्रिक मेथड अगर यूज करते हैं तो हम इक्वेशन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जबकि अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे तो कल आप लोगों को बताए थे कि वो सर्चिंग विधि अपनाएंगे और सर्च विधि से हम लोग पता चला सर्च करते करते हम लोग कितना टाइम लग गया, जबकि इसमें हम लोग क्या करेंगे तुरंत फाइंड हो जाएगा। इसलिए अलजेब्रिक मेथड उसके कंपेयर में इजी है, दैट इज ये है if 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 coordinates मतलब coordinate if coordinate of points is non integer in non integer like √2 मतलब √3 √2 हो गया, या 1/4 1/19 हो गया, या 1.37 1.987 हो गया। इसी तरीके से चलता जाएगा ETC। तो अगर मान लीजिए √3 √2 या ये 1/4 1/19 1.37 या 1.37 1.987 आ गया, तो इस केस में क्या हम लोग जल्दी सर्च कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए ग्राफिकल मेथड थोड़ा क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये विधि अपनाते हैं। तो इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इज नॉन इंटीजर लाइक इतना, देन वी आर देन इन दिस केस we are use in this case algebraic method, algebraic method in this case we are use algebraic method because in this case algebraic method are easy compared to graphical method। अच्छा भाई, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नॉन इंटीजर दे दिया तो इस केस में हम अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में अलजेब्रिक मेथड इजी होगा कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड। ये हमारा हो गया अलजेब्रिक मेथड। कहते किसे हैं और यूज क्यों करते हैं, ये हो गया। अच्छा भाई, अब अलजेब्रिक मेथड होते कितने प्रकार के हैं? तो अलजेब्रिक मेथड वैसे देखा जाए तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 3। वैसे इंपॉर्टेंट 3 होते भी हैं। देखिए,
आगे भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट तरीके से थ्री ही यूज करेंगे। थ्री ही मेन होता है। थ्री क्या होता है? मेन होता है। थ्री क्या होता है? मेन होता है, जो आप लोगों को हर जगह हेल्प भी करेगा। तो अलजेब्रिक मेथड कितने प्रकार के होते हैं? थ्री। अलजेब्रिक मेथड थ्री। अलजेब्रिक मेथड थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? देखिए, पहला टाइप आप लोगों का होगा जो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? पहला कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा भाई, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दूसरा क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या हो गया? एलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे आप लोगों को बता देते ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। वैसे अगर ध्यान से देखें तो, नहीं तो ये थोड़ा अलग, बाकी ये और ये आपस में इंटरलिंक है। क्यों? क्योंकि जब हम बताएंगे इसको तो देखिएगा, अभी आज केवल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ये एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कल पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे नहीं तो हम लोगों को थोड़ा समझ लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन लगाने में। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई? देखिए क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक प्रकार का मेथड है। इसमें हमें जब टू लीनियर इक्वेशन दी होंगी तो उसमें उन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड substitution method is a substitution method is a method in which find the value of one variable from one equation and then this value is substitute in second equation and then find solution। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रकार का मेथड है जिसमें हम, क्योंकि हमें दो वेरिएबल दिया रहता है और दो इक्वेशन दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे उसमें उन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें बाद में मिल जाएगी कैलकुलेट करने पर, ठीक। जैसे लाइक एग्जांपल कैसे, इसको एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते हैं हम। एक एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अच्छा भाई, अगर मान लीजिए यही दे देता x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमें क्या दे दिया? इक्वेशन 2 दे दिया। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा भाई, तो हम पहले देखते हैं इसमें हम बोले क्या क्या है। देखिए, इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखते टाइम देखते हैं कि हम पहले क्या कहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ मेथड इन विच फाइंड द वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू, यहाँ लिखना हो गया, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन। ठीक, तो हम यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज, जरूरी नहीं कि आप सेकेंड, हमें जो इजी लगेगा हम उस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं हम, और इससे हम फाइंड वन वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। दैट इज using second equation, 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 find the value, find the value of x, find the value of x, find the value of x। ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं भाई, यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y आ गया। ठीक, ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करें हम, फ्रॉम वन इक्वेशन एंड then this value is substitute in second equation, that is जो अब बची हुई इक्वेशन है उस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा भाई, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा, इसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, 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 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, देखिए चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 3y पुट कर देते हैं इसमें, 4 प्लस 3y और प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अब 4 उधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो 5y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 5, माइनस 1 अपान 5। हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम क्या बोले थे, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन फाइंड सॉल्यूशन, तो हमें एक वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y इज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। अब हम इसमें पुट करते हैं भाई, इसमें जब पुट करेंगे तो क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 अपान 5। अच्छा भाई, इसको सॉल्व करते हैं, 4 अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 3/5। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ जब करेंगे तो 20 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 17/5, x इज इक्वल टू 17/5। दैट इज x की भी वैल्यू हमें मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में समझ में आया, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप लोगों को पता रहेगा तभी आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज ये सिर्फ ये हमें मेथड अगर हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम लोग के बुक में क्या है, सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेटमेंट समझ में आ गया, बस अब आगे देखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए आप लोग बस समझते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बस आप लोग, हम भरोसा दे रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ आप लोगों को, सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा टाइम से। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बस पढ़ेंगे नहीं तब दिक्कत है। इसलिए अगर पढ़ रहे हैं तो सिलेबस 100% गारंटी है कि कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे आप लोगों को मिल गया, अगला क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, अगला क्वेश्चन मिल गया है, फाइंड द सॉल्यूशन, find the solution, find the solution, find the value of x and y, find the value of, find the value of x and y using substitution method, using substitution method, using substitution method, using substitution method। अच्छा भाई ठीक है, देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या दे दिया गया, क्वेश्चन ये दे दिया गया पहला
कि क्वेश्चन ये दे दिया गया कि √3x और प्लस 4y इज इक्वल टू 6। √3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अच्छा भाई, अब यहाँ क्या दे दिया गया, x माइनस √3y इज इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर रूट में वैल्यू है। अब जब भी रूट में वैल्यू हो, क्या ग्राफिकल मेथड लगा पाएंगे जल्दी, मतलब लगा तो पाएंगे लेकिन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस ये है, इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो पहला प्रोसेस ये है कि हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो जैसे हम मान लिए यूजिंग सेकेंड इक्वेशन find the value of x। अच्छा भाई, तो हम निकालते हैं, तो यहाँ -3√3y है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 7 प्लस √3y। x इज इक्वल टू 7 प्लस √3y। अभी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को, क्या था अगला स्टेटमेंट, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। अच्छा भाई, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो √3 और ब्रैकेट में x के स्थान पर पुट करते हैं तो 7 प्लस √3y और प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अच्छा, √3 इंटू 7 करेंगे तो 7 √3 आ जाएगा। अब √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7√3 प्लस 7y इज इक्वल टू 6। अब 7√3 इधर जाएगा, 7√3 इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि इधर प्लस है, तो 7y इज इक्वल टू, अगर कुछ साइन नहीं दिया रहता तो वो प्लस होता है, ये चीज याद रखिएगा, कुछ साइन नहीं दिया तो प्लस रहता है। तो 6 माइनस 7√3, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 7√3 अपान 7 आ गया। ठीक, हमें y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू क्या मिली, 6 माइनस 7√3 अपान 7 आ गया। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं भाई। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस √3y के स्थान पर 6 माइनस 7√3 अपान 7 पुट कर दिए भाई। यस, अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, अंदर करेंगे तो 6√3 माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 21 अपान 7 इंटू 3 21 अपान 7। ठीक, ये वैल्यू आ गई, नहीं ये, हाँ ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर से हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं, x इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो 7 आ गया, x 7 आ गया। तो अब 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49 प्लस, अब ये सेम रहेगा 6√3 माइनस 21, दैट इज हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया, कि ये मिल गया x इज इक्वल टू, इसमें ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 में से 1 गई 8, 4 में से 2 गए 2 प्लस 6√3 अपान 7, ये हमारा x की वैल्यू मिल गई, ये हमारा x की वैल्यू मिल गई, दैट इज हमें y भी मिल गया और x भी मिल गया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उतार लीजिएगा।
और समझते रहिएगा कि समझेंगे तभी क्वेश्चन होगा। अब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, तो आप लोग जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ ही, तो आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दे दिया 1/3x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 2, और सेकंड क्वेश्चन दिया कि 1/6 x प्लस 1/7 y इज इक्वल टू 3। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया, ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया भाई। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया, ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया। अब क्या करना है भाई, चलिए ठीक है देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई देखिए। अब क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या था, इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम यूजिंग यूजिंग using equation using equation 2 and then find the value of x and then find the value of x। हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए यूज करते हैं हम। तो 1/6x और प्लस 1/7 y इज इक्वल टू 3 है। अब ये पार्ट उधर जाएगा तो 1/6x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/7 y हो गया। अब 1/6 को भी उधर ले जाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू, इधर डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 3 माइनस 1/7 y हो जाएगा। ठीक, कितना समझ में आ गया, उम्मीद करते इतना आ भी गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या होगा, आगे होगा x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 माइनस 6/7 y। देखिए इसमें किए क्या है हम, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। इसमें हम किए क्या है कि स्टेटमेंट कहता है कि हमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी, लीनियर इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके दो वेरिएबल हमें x और y टर्म्स में चूंकि इक्वेशन दी हुई है, तो उन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या किए, हम इक्वेशन 2 का यूज किए और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब जब हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई, इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या करेंगे भाई, अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूट 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 substitute value of x is 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 substitute in इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/3 x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 18 माइनस 6/7 y और प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू 18 माइनस 1/3 इंटू 6/7 y और प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा भाई, अब क्या है, 3 है तो 3 से 18 को कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 6 माइनस, अब 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज माइनस 2/7 y और प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब 6 को उधर सेंड करेंगे, 6 क्या है, पॉजिटिव, तो उधर जाएगा तो निगेटिव, तो माइनस 2/7 y और प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो माइनस 2/7 y प्लस 1/4 y इज इक्वल टू माइनस 4 अच्छा भाई, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 एलसीएम आ गया। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +7।
ठीक, -8y + 7y, ठीक, -8y और +7y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -y/28 इज इक्वल टू -4। अब -y इज इक्वल टू 28 डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो -4 × 28, तो -y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक, 112 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए, तो ये निगेटिव इधर भी था, तो निगेटिव दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू 112 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 112 आ जाएगा। ठीक, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में, इक्वेशन 3 में। अब क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट, दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। चलिए भाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 18 - 6/7 × 112। अच्छा भाई, अब क्या 112 7 से कट रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। तो हाँ भाई कट रहा है, क्यों, क्योंकि 7 का जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक, आएगा भाई ना, 16 × 7 कितना आएगा, 112 ही तो आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78 78 78, क्या हो जाएगा 78। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अगर ऐसे नॉर्मल में दिए रहेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन दे रहेंगे तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है। ठीक, अच्छा, अब चलिए उम्मीद करते हैं अगर समझ गए तो इसको वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप का ये देखिए। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक पिता आफताब है, ठीक, वो अपने पुत्री से कहते हैं कि मैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आपसे 7 गुनी आयु का था, ठीक, और अब से 3 साल बाद मैं आपसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 टाइम्स आयु का। तो मेरी आयु बताओ, अब ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, आफ्ताब कहना चाह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन ये है, आफ्ताब आफ्ताब said her daughter, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, वो कहना ये चाह रहे हैं, आफ्ताब said her daughter 7 year पूर्व, 7 year ago, 7 year ago I was 7 times, I was 7 times your age, I was 7 times your age। आफ्ताब अपने पुत्री से कहना चाह रहे हैं कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, आपकी आयु का 7 गुना था। ठीक, मेरी आयु क्या थी, 7 गुनी थी। अब कहना चाह रहे हैं नाउ, फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम नाउ, from now after, from now after 3 year, after 3 year I will only 3 times your age, 3 times your age। आफ्ताब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी एज 7 साल पहले आपसे 7 गुना थी और अब से 3 साल बाद मेरी एज केवल 3 गुना रह जाएगी। तो वो कहना चाह रहे हैं, ये आफ्ताब बोल दिए। अब आफ्ताब कहना चाह रहे हैं कि फाइंड माई एज, फाइंड माई एज, अपने पुत्र से कह रहे हैं फाइंड माई एज। ठीक, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन इजी है, आप लोग बस ऐसे देखिए
क्या करना है इसमें, अब चूंकि वैसे नॉर्मली तरीके से सॉल्व होगा नहीं, इसमें करना क्या है, आप लोगों को लेट कर लेना है दोनों की अलग अलग वेरिएबल में एज, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट लेट आप लेट लेट आफ्ताब एज इज इक्वल टू एक्स एंड हर डॉटर एज एंड his daughter is इक्वल टू y, ठीक है भाई। आफ्ताब की एज मान लिए x है और उसके पुत्र की एज y है, ठीक है भाई। अब आफ्ताब कहना क्या चाह रहे हैं कि 7 ईयर पूर्व, 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मतलब क्या हो जाएगा, 7 ईयर एगो मतलब कि x माइनस 7, जैसे आप लोगों से कहा जाए इस समय 2025 चल रहा है, 2025 से कहा जाए कि 2 साल पहले, 2 साल पहले मतलब 2025 में 2 माइनस करते हो तो 2023 आता है। उसी तरीके से 7 ईयर एगो मतलब x माइनस 7। अच्छा भाई, अब इसी तरीके से इसमें भी 7 ईयर एगो कर दो, y माइनस 7, ठीक है। अब कह रहे हैं 7 ईयर पूर्व मेरी एज आपकी एज से 7 टाइम्स थी, आपकी एज का 7 टाइम्स थी। दैट इज, जैसे मान लीजिए मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर ये कह दें कि 21 जो है 3 का 7 टाइम्स है, 21 जो है 3 का 7 टाइम्स है, तो अगर हमें इसको इक्वेशन में बनाना, इक्वेशन क्या है, 2 एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन को यूज करके 2 एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना। तो अगर हम इसको एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहें इक्वेशन फॉर्म में तो क्या करेंगे, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 करेंगे, आखिरकार तभी तो 3 इंटू 7 की वैल्यू 21 होगी और तभी दोनों इक्वल होंगे और तभी ये इक्वेशन सही होगी। तो वही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यक्ष हमारे जो इसके आफ्ताब की एज है वो 7 साल पहले अपने पुत्री की एज से 7 गुना थी। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए, अब इसको सॉल्व कर लेना है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है भाई। अब सेकेंड बात क्या कह रहे हैं, सेकेंड बात ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मेरी एज ओनली 3 टाइम्स हो जाएगी। नाउ अगेन ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, अब से 3 साल बाद दैट इज x प्लस 3 और इसमें भी हम ऐड कर देंगे y प्लस 3 ऐड कर दिए। अब क्या करें, हम इक्वेशन बनाने चूंकि इक्वेशन बनाने का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन बनाने का मतलब ये हुआ कि इक्वल करना। इक्वल करने के लिए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, स्टेटमेंट कह रहे हैं कि 3 साल बाद, 3 ईयर बाद या आफ्टर 3 ईयर मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स कर देंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे जब तो x प्लस 3 तो ये वाला इधर आएगा तो 3y हो जाएगा और इधर जाएगा तो 9 माइनस 3 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक भाई। अब क्या करेंगे, अब फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए भाई अब क्या करेंगे कि from equation 2 find the value of x, from equation 2 find the value of x, find the value of x, find the value of x। चलिए हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y। x की वैल्यू निकालने क्या होगा, x की वैल्यू 6 प्लस 3y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 3y, ठीक है भाई। x की वैल्यू 6 प्लस 3y आ गई, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। नाउ दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, अब हम उन्हें पुट कर देते हैं भाई। चलिए भाई पुट करते हैं यहाँ पर, तो 6 प्लस 3y
-7y इज इक्वल टू -42। ठीक, पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा 6 + 3y, ओपन कर लेते हैं इसको, -7y हो गया इज इक्वल टू -42। ठीक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू -42। अब इधर जाएगा ये तो -4y इज इक्वल टू -42 -6 हो जाएगा, तो -4y ये हो जाएगा -48। अब इसको जब हम -48 डिवाइड बाय -4 करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 12, दैट इज y इज इक्वल टू 12 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। अब दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट, दिस वैल्यू is substitute, this value is substitute in equation 3। अब सब इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, तो x इज इक्वल टू 6 + 3 × 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 + 36, तो x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो आपकी एज क्या माने थे x, तो x इज इक्वल टू 42, 40x की वैल्यू 42 आई है तो 42 ईयर। ठीक, क्या हो जाएगी 42 ईयर। और उसके पुत्री की आयु कितनी थी, y है तो y की वैल्यू 12। हमें पूछा क्या था, फाइंड माई एज, दैट इज आफ्ताब अपनी एज पूछ रहे थे, तो आफ्ताब की एज आ गई, आफ्ताब की एज आ गई। अगर उसके पुत्र की भी आयु पूछता तो पुत्र की y की वैल्यू 12 है, दैट इज 12 ईयर, पुत्री की आयु 12 ईयर। ठीक, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, कुछ जो कह रहा है स्टेटमेंट में बस उसी को पुट करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, बस उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि समझना सबसे जरूरी है। तो आप लोग जब समझा रहे हैं तो आप लोग सिर्फ समझिए, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो तब बाद में सिर्फ आप लोग लिख लिए और सोच रहे हैं कि बाद में समझ लेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम भी है, टाइम भी कम है और एग्जाम भी आने वाला है। एक तरीके से देखा जाए टाइम तो है लेकिन कम टाइम है। कैसे, जब समझा रहे हो तो सिर्फ उस समय समझ लीजिए, फिर आप लोग उतारिए। क्योंकि अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले उतार ले रहे हैं, बाद में समझेंगे तो बाद में कोई चीज कंप्लीट होने वाला नहीं होता है, बाद में फिर बाद ही होता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया कि उसमें 2 इक्वेशन दे दी गई, मान लीजिए 2 रेल पटरियां हैं, उनको 2 इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या अगर उनसे कह दिया जाए कि उनको चेक करिए कि क्या दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक तरीका तो हम लोग कल बताए थे, एक तरीका आज चेक कर लेते हैं। कैसे भाई, देखिए ऐसे क्या हो जाएगा, गिवन 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 टू रेल लाइन्स इन इक्वेशन फॉर्म, क्या दिया है इक्वेशन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में ये दिया है कि इक्वेशन फॉर्म में क्या दिया है भाई, इक्वेशन फॉर्म में ये दिया है हमें कि x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। अब सेकंड इक्वेशन क्या दे दिया भाई, सेकंड इक्वेशन हमारा दे दिया कि 2x + 6y इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमें सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब क्या है, हमें चेक that this rail line is intersect, हमें चेक करना क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या है, हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें आज पढ़ रहे थे, हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, पहले x + 3y इज इक्वल टू 6 लिख देंगे, इक्वेशन 1 हो गया। अब 2x + 6y इज इक्वल टू 5 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या यूजिंग इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर हमें चूंकि इक्वेशन 1 इजी थोड़ा लग रहा है सॉल्व करने के में, तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। अच्छा भाई, एक्स 6 माइनस 3y होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको दिस वैल्यू इज पुट दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया था। अब हम इसको पुट करते हैं इसमें, तो 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 5। अब ये 6y तो कैंसिल हो गया, दैट इज 12 क्या 5 के इक्वल है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों लाइन को इंटरसेक्ट क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, हम लोग जो कल ग्राफिकल मेथड में देखे थे, क्या देखे थे? जब सोल्यूशन निकालना पॉसिबल ना हो तो इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि so this both line is not intersect, that is ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या बता देना है, दिस रेल लाइंस इज नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया गया एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसे भाई? पहले देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। हमें सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज दो एंगल का एडिशन होता है, जिसमें उन दोनों एंगल का एडिशन किसके इक्वल होगा? 180 की। किसके? 180 के, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स का एडिशन होता है जिसका ये ऐड करने पर 180 प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें क्वेश्चन दिया है, गिवन supplementary angle, given supplementary angle, if in supplementary angle, if given supplementary angle, if large angle is greater than, large angle is 18 more than 80, large angle is 18 more than small angle, ठीक। स्मॉल एंगल, फाइंड द बोथ एंगल, ठीक। अब इसका क्या करना है हमें? देखिए इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, पहले लार्ज एंगल को मान लेंगे या, और जो स्मॉल एंगल है उसको मान लेंगे y, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट लार्ज एंगल इज इक्वल टू x, स्मॉल एंगल इज इक्वल टू y, स्मॉल एंगल इज इक्वल टू y। अब इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्या हो जाता है कि हम अभी बताएं कि दोनों एंगल का एडिशन करने पर 180 आना चाहिए, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पहली कंडीशन हमारी ये होती है, तो ये हमने फुलफिल कर दिया, इक्वेशन 1, ठीक है भाई। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो लार्ज एंगल है वो स्मॉल एंगल से 18 क्या है, ग्रेटर देन है। तो दैट इज लार्ज एंगल हमारा x है और स्मॉल एंगल से y है, इससे 18 अधिक है। तो अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो स्मॉल एंगल में 18 ऐड कर देनी है, तो हम स्मॉल एंगल में 18 ऐड कर देंगे, तभी तो इसकी वैल्यू भाई लार्ज एंगल के इक्वल आएगी। अभी हमारा हो गया इक्वेशन 2। यहाँ से हम देख रहे हैं हमें x की वैल्यू y प्लस 18 प्राप्त हो गई है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x इज सब्स्टिट्यूट, इन इक्वेशन 1।
इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए भाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया। अब ओपन करेंगे तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो अब हम 2y इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 2y इज इक्वल टू, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 करें 2, अब ये हो जाएगा 7 में से 6, ये हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 81, y इज इक्वल टू 81 आ गया। ठीक ठीक है, y इज इक्वल टू 81। अब दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 2। नाउ this value is put in equation 2। चलो भाई पुट कर देते हैं भाई, चलिए पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 81 और प्लस 18, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। अच्छा आप लोगों को पता कैसे हो कि हमारा आंसर सही है, तो क्या करेंगे इन दो वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। तो इन दो वैल्यू को पहले ऐड करिए 910, सही है, इसका मतलब क्या है, सही है। और ये हमारा 99 के 81 से 18 अधिक है, यस दिख रहा है। तो दैट इज x की वैल्यू 99, दैट इज लार्ज एंगल क्या हो जाएगा 99 और स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा 81। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ डिग्री लगा दीजिएगा। ठीक ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आप लोग अगर समझ गए हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप लोगों को एक फ्रैक्शन दे दिया गया। क्या है, अब फ्रैक्शन दे दिया गया। अब फ्रैक्शन में क्या कह रहा है, फ्रैक्शन में ये कह रहा है कि आप लोगों को फ्रैक्शन दे दिया गया और फ्रैक्शन में क्या कह रहा है आप लोगों से, फ्रैक्शन में ये कह रहा है गिवन अ फ्रैक्शन, गिवन अ फ्रैक्शन if we are add 7 in numerator and denominator, ठीक, numerator and denominator, then if given fraction, if we are add 7 in numerator and denominator, then value of fraction is 6/8। ठीक, क्या हो गया 6/8 हो गया। and if we are add 3 in numerator 6/, मान लो यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं 6/9 कर ले रहे हैं, 6/7 ही कर लेते हैं 6/7। and if we are 3 in numerator and denominator, then value of fraction is 3/2। then find the fraction, हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। चलिए भाई इसका फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन इज x/y, क्योंकि हमें फ्रैक्शन तो पता है नहीं। जब फ्रैक्शन पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। और लेट क्या करेंगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब x क्या है, x हमारा न्यूमरेटर, y क्या है, y हमारा डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज x/y। अच्छा भाई x/y हो गया। अब कह रहे हैं कि गिवन फ्रैक्शन, अब इफ वी आर एड 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम 7 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देते हैं। चलिए भाई ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। नाउ x प्लस 7 बाई वाई प्लस 7 इज इक्वल टू, हमें मिल क्या रहा है 6/7। क्या मिल रहा है 6/7 मिल गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x प्लस 49 इधर जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6y प्लस 42
इधर आएगा तो 7x माइनस 6y इज इक्वल टू 42 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 6y, ये हो जाएगा -7, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि इफ वी आर एड 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए भाई, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, x प्लस 3 अपान वाई प्लस 3 ऐड कर दिए, हमें मिल क्या रहा है, 3/2। क्या मिल रहा है, 3/2। चलिए भाई 3/2 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 2x प्लस 6y 6, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इसको इधर साइड लेते आएंगे, 2x रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 2x 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 माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये हमारा होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या करना है, फिर वही कि हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठा के क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए हम इसको पुट करते हैं, अब निकालते हैं इसमें, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमें। अब इसे हम निकालते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा तो ये प्लस 3y हो जाएगा। अब इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें 3 प्लस 3y अपान 2 डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। नाउ नाउ दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन इन इक्वेशन 1। चलिए भाई सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो 7 ब्रैकेट में 3 प्लस 3y अपान 2 पुट कर दिए भाई इसको, और माइनस 6y इज इक्वल टू -7। ठीक है भाई, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 21, ये हो गया अभी 21y अपान 2, और -6y इज इक्वल टू -7 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लिए हम, 2 हो गया, ये हो गया 21, ये हो गया प्लस 21y, ये हो गया -12, y इज इक्वल टू -7। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, चलिए करते हैं। और इसको ये 21 है, इसको हम जब डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 9y। ठीक है, और उधर जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो -14 हो जाएगा। अच्छा भाई चलिए, अब क्या है कि 21 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9y इज इक्वल टू -14 -21, तो 9y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू -35/9, y इज इक्वल टू -35/9। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। नाउ नाउ now this value is put in इक्वेशन 3। चलिए पुट करते हैं भाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू -35/9 अपान 2 हो जाएगा। यही तो है भाई ना, 3 प्लस 3/2 था, तो 3 प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर -35/9 पुट कर दिए। चलिए भाई, तो x इज इक्वल टू 3, अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 और 3 बचेगा, तो 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35/3 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 3। अब यहाँ क्या होगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 35 अब पूरे पे अपान 2। अब ये जब 3 नीचे आएगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 9 माइनस 35 दैट इज 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 -24/6। ये हमारे, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा -4, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू क्या आ गई, -4। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन अज्यूम क्या किए थे, x/y, क्या किए थे, x/y। नाउ
फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा एक्स बाई वाई। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू हमारी -35/9 आई है। तो 9 ऊपर जाएगा तो माइनस और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 4 × 9/35 दैट इज 36/35। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 36/35। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर 36/35। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों को कह दिया जाएगा आंसर चेक करिए सही है कि नहीं। देखिए 36 में आप लोग 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 में 7 43, 35 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 42, कितना आएगा 42। 6/7 कहीं गलती हो गया क्या, रुकिए। 36 एक्स प्लस वाई ये हो गया 7x + 49 6y + 42, 7x - 6y 42 - 49 - 7 हो गया x + 3/y + 3y + 3 = 3/2। तो 2x + 6 3y + 9, 2x - 3y = 9 - 6 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 2x कि -3y = 3 था, तो किए क्या है कि x = 3 + 3y/2। ठीक है, अब इसको पुट कर दिए इसमें 7 3 + 3y/2 - 6y -7। क्या किए हम 21 + 21/2 - 6y, 21 + 21 - 12y। अब क्या होगा 21 और हाँ 21 + 9y = -14। ठीक है, अब क्या किए इसको कि हम -14 - 21 4 एक 5 2 एक 3। ठीक है ना, -35/9 नाउ x = 3 + 3 × -35/9 अपॉन 2। तो 3 - 35/3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 9 - 35/3 अपॉन 2। x = हो जाएगा अ, अ, ये हो जाएगा, और यहीं पर गलती है, ये देखिए ये हो जाएगा ये यहाँ पर। हाँ, ये देखिए इसको जब हम लोग 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा -26, और अपॉन 3 जब नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो -13/3 ये हमारा हो जाएगा मेन आंसर। दैट इज इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 3, और माइनस माइनस सेम रहेगा -13/3। नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y होता है। अब x की वैल्यू क्या आ गई -13/3 आ गई, और अपान y की वैल्यू क्या आ गई -35/9 आ गई। ठीक भाई, अब क्या करेंगे -13/3 माइनस, यहाँ देख लेते हैं -13/3 और इंटू माइनस मतलब 9/-35 -30/3 इंटू 9/-35। ठीक है, ठीक है। अब इसको इससे जब डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा। दैट इज यहाँ हो जाएगा माइनस, दैट इज फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -39 अपान -35, और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 39/35। 39/35 दैट इज हमारा आंसर क्या हो गया 39/35। अब देखिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे चेक होगा, हम क्या करते हैं कि 7 ऐड करते हैं, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, और 7 ऐड करेंगे तो 42, 46/42, 46/42 करेंगे तो ये हो जाएगा 46/42 करेंगे तो जैसे देखिए 3 ऐड करते हैं तो 42/38 हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 19 दूना 38, 19 3 57। फिर कहीं गलती हो गया क्या, फ्रैक्शन x/y इज इक्वल टू 13 3 3 35 -26/6 13/3। ठीक है, फ्रैक्शन x/y -30/3 अपान -35/9, तो -30/3 इंटू 9/35, ये हो जाएगा 3 39/35, 39/35।
ठीक तो है, ठीक तो है। 42 और 42 42 और 35 3 38। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो देख लीजिएगा। बाकी है मेथड ऐसे ही होगा, ठीक है, प्रोसेस ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भरकम। उसमें क्या है कि एक टैक्सी है जिसकी एक फिक्स्ड पहले वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब फिक्स्ड रेंट है। अब उसमें जब आप लोग बैठ गए तो फिक्स आप रेंट आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जब टैक्सी चलेगी तो पर किलोमीटर का चार्ज अलग है, पर किलोमीटर चार्ज अलग है। तो हमें वो फिक्स्ड कॉस्ट और पर किलोमीटर का चार्ज निकालना। जैसे उसको हम लाए एक क्वेश्चन करके लिख के आए हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है आप लोगों को क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि द टैक्सी चार्जेज, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered, covered for a distance for a distance of 10 kilometer. The charge paid, the charge paid, the charge paid is 105 rupees, 105 rupees, and for a journey, of 15 kilometer, the charge paid, the charge paid 155 rupees, 155 rupees, ठीक। 155 rupees. What are the what are the fixed, fixed charges, what are the fixed charges, what are the fixed charges, and then charge, uh, charge per kilometer, then charge per kilometer. उसके बाद क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है much how much does a person have to pay for traveling a distance of distance of 25 किलोमीटर, ठीक। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना। देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा, देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि हमें क्या करना है, पहले इनका अज्यूम, इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी है जिसका चार्ज पहले फिक्स है कि अगर आप बैठ गए तो उसका उतना चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद जब टैक्सी चलेगी पर किलोमीटर तो उसका अलग चार्ज होगा। जैसे अब उसमें कह रहे हैं कि अब एक व्यक्ति उस पर बैठा और 10 किलोमीटर गया तो उसका चार्ज, 10 किलोमीटर चार्ज कितना दिया वो? 105 रुपए। और जब मान लीजिए अगर वही 15 किलोमीटर की डिस्टेंस जर्नी करता है तो चार्ज 155 रुपए देता है। तो कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड हाउ मच डज, दैट इज एक पर्सन अगर मान लीजिए 25 किलोमीटर उसी टैक्सी से गया, जर्नी किया, तो कितना पेमेंट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे कि फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, एंड चार्ज पर किलोमीटर, इज इक्वल टू वाई। फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज वाई, ठीक है।
पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए नाउ क्या है कि अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, इसमें क्या है कि टोटल जब कॉस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इसमें निकलेगा कि जो फिक्स्ड चार्ज, देखिए अब क्या है कि पहले जब आप टैक्सी पर बैठ गए तो उसका चार्ज, इसका मतलब अब आपको उतना देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद वहां से जब टैक्सी चलेगी तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसका अलग चार्ज होगा, दैट इज फिक्स्ड चार्ज प्लस फिक्स्ड चार्ज प्लस फिक्स्ड चार्ज प्लस फिक्स्ड चार्ज प्लस हो जाएगा हमारा पर किलोमीटर, क्या निकालना है, हाँ चार्ज पर चार्ज पर किलोमीटर इंटू चार्ज पर किलोमीटर इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या दे रहा है, फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या हुआ, यक्स है। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर हो जाता है तो 10 किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस 10, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, वाई है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज पेमेंट किया है 105 रुपए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि अब हम सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में क्या है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, एक्स है। सेकेंड स्टेप फिक्स्ड चार्ज जैसे भाई, ठीक है। अब उसके बाद कितनी डिस्टेंस जर्नी कर रहा है, 15, तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस जर्नी किया, लेकिन पर किलोमीटर की चार्ज कितना है, वाई है, तो वाई हो गया इज इक्वल कितना पेमेंट किया, 155 रुपए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक भाई, हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकल जाएगी। अब सीधे क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेते हैं भाई। तो एक्स इज इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज मतलब वैल्यू ऑफ x is put वैल्यू ऑफ x is put in इक्वेशन 1। चलिए भाई इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करते हैं भाई। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 155 माइनस 15y और प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अच्छा भाई, अब इसको उधर साइड ले जाते हैं और इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -5y आ जाएगा इज इक्वल टू 105 माइनस 155। अच्छा भाई, तो -5y हो जाएगा, इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -50 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। अब दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 3। नाउ नाउ दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। x इज इक्वल टू 5, दैट इज फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ, फिक्स्ड चार्ज हमारा 5 रुपीज, फिक्स्ड चार्ज हमारा 5 रुपीज, फिक्स्ड चार्ज हमारा 5 रुपीज। और चार्ज पर किलोमीटर कितना हुआ, चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज, पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहा है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वह कितना पेमेंट करेगा। चलिए भाई ठीक है, देख लेते हैं हम। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल चार्ज कितना लगेगा, टोटल चार्ज लग जाएगा आप लोगों का, टोटल चार्ज आप लोगों का लगेगा इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज एक्स हो जाएगा और प्लस कितनी डिस्टेंस जर्नी की, 25, और ये पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई है। ठीक है, अब इसी को पुट कर देना, एक्स की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज। ये हमारा हो गया आंसर।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करना क्या था इसमें कि फिक्स्ड चार्ज पहले क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है x, चार्ज पर किलोमीटर अज्यूम कर लेना है y, उसके बाद टोटल कास्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज चूंकि अब बैठ गया तो फिक्स्ड चार्ज का लग जाएगा, और प्लस चार्ज पर किलोमीटर इंटू डिस्टेंस। अब x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 किलोमीटर को उसने 105 रुपए पे किया है, तो हमने इसका मतलब बैठने का भी एक फिक्स चार्ज है उसको, और प्लस पर किलोमीटर के साथ, और जर्नी जितना डिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया। इसी तरह x प्लस 15y इक्वल टू 155, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें x और y की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जर्नी करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो भाई x प्लस 25 क्यों, फिक्स्ड चार्ज प्लस पर किलोमीटर का चार्ज इंटू जितना डिस्टेंस जर्नी किया है, तो x प्लस 25 है। अब वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और समझते रहिए क्योंकि समझना सब ज़रूरी है। और अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा वीडियो है, और अगर क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइए, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तभी हमको भी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिली रहेगी तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो आज के लिए यहीं तक बस वीडियो वीडियो, धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू, थैंक यू।